हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के इस नए मॉक टेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन जानते हैं, वो भी आसान भाषा में, बिल्कुल डेली की तरह। और पहला क्वेश्चन आ गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि एक तरफ सूची 1 में आपको लेखक दिया हुआ है और सूची 2 में पुस्तकें दिए हुए हैं। यानी कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमें मिलान करना है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो किस पुस्तक से संबंधित हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की अगर बात करें तो ए का हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक से ये क्या है, संबंधित है। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो ये 1909 में लिखा गया था। ईस्वी भी ध्यान रखिएगा। और 1909 ऐसा वर्ष है कि हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो 1909 ध्यान रखना है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस बुक पर प्रतिबंध लगा दिया था 1910 में। कब, तो प्रतिबंध 1910 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगा दिया गया था। ठीक है, वही बात करेंगे। अगला है बी में रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात कर ले तो ये हो जाएंगे किस पुस्तक से संबंधित, तो गीतांजलि पुस्तक से। तो ये बी का हो जाएगा 3 नंबर। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख देते हैं कि ये ए का क्या हो जाएगा 4 नंबर और बी का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, वही बात करें गीतांजलि पुस्तक के लिए, इनको 1913 में, कब, यहाँ पर ही लिख दिया जाता है, 1913 में इनको क्या मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी पूछ सकता है कि किस पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, नोबेल प्राइज क्या कहता है, प्राप्त करने वाले, प्राप्त करने वाले क्या थे, प्रथम एशियाई थे, प्रथम एशियाई थे। तो हो सकता है प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछ दे, तो हर रूप से आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन सी है हमारा खुशवंत सिंह, और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया। ये ट्रेन टू पाकिस्तान से ये लेखक हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा आंसर। और लास्ट बन गया डी में क्या, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि किस पुस्तक के लेखक थे, तो ए नेशन इन मेकिंग, यानी कि डी का हो जाएगा 2 नंबर। और ये सब आपको भी नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। फिर से देखिए पुस्तक से संबंधित ही प्रश्न आ गया है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी, और मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, C.F. एंड्रूज, C.R. दास, B.D. सावरकर या फिर S.N. बनर्जी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक की अगर बात करें तो ये C.R. दास जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वही बात करें कि C.R. दास को क्या कहा जाता है, देश बंधु की भी क्या है, उपाधि इनको प्राप्त है, देश बंधु इनको संबोधित किया जाता है। और C.F. एंड्रूज की बात करें तो इनको दीन बंधु कहा जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, कंफ्यूज होते हैं लोग, इसलिए बता दिया गया। वही बात करें और कुछ किताब की जो आपसे पूछ सकता है। हालांकि अभी हम लोग ने कुछ देर पहले ही किताब बहुत सारे जाने और आपको टॉपिक वाइज में भी पढ़ाया हुआ है पुस्तक बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेखक का। अगर आपसे पूछ दे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। वहीं अगर आपसे पूछ दे
जो आपको रटा रटाया है वो नहीं बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है परीक्षा के लिए वो जानिए। जैसे कि काफ़ी लोगों को कम पता होगा कि अगर आपसे पूछे कि राइज ऑफ मराठा पावर, राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। इनको एमजी रानाडे से एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। जो भी बिंदु प्रश्न बनेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। वहीं एक पुस्तक की और बात कर क्या लिख सकते हैं, एक ध्यान रखिएगा काफ़ी बार पूछा गया है, भाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। हिंदी में भी आपको वाई सोशलिज्म ही लिखा रहेगा। आ जाएंगे आज के तीसरे प्रश्न पे। और बीपीएससी टीआरई 4.0 वालों के लिए डेली मॉक टेस्ट हो रहा है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ये हमारा मॉक नंबर 30 तक पहुंच चुका है। तो जो लोग भी अभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। अब आ जाएंगे आज के तीसरे नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है देख लेते हैं। एक तरफ आपका घटना का जिक्र है और एक तरफ इस घटना को वर्ष से देखना है। तो क्या है अगला, भारतीय जल सेना अधिनियम, तो ये किससे संबंधित है, 1927 से। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, चूँकि ये 1927 से ही है संबंधित। वहीं बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो सबको पता होगा, इतना बार पूछा हुआ प्रश्न है, ये 1930, ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन की अगर बात करें तो ये 1931, जो कि सही है। और लास्ट ऑप्शन है सांप्रदायिक निर्णय, जो कि 1933 गलत दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। तो अगर 1933 नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1932 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। चूँकि जो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1932 को। और आपको बहुत जल्द हिस्ट्री का महामैराथन क्लास देखने को मिलेगा, और ये सब प्रश्न भी आपको उसमें दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर सेशन को देखिएगा, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक मिस मत करिए। वहीं बात करें इसमें यहाँ पर जब बात आई है सांप्रदायिक निर्णय की, तो एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा जो काफ़ी बार पूछा गया है कि गांधी अंबेडकर समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, जिसको क्या नाम दिया गया था, पूना समझौता, पूना समझौता। इसका एग्जैक्ट डेट हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। आएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न आ गया है, भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। ऑप्शन ए में है इरडई, बी में है सेवी, सी में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी में है नबार्ड, यानी सारे बैंक ही हैं। इसको मतलब इसके वर्ष के अनुसार हमें क्या करना है कि कब किसका स्थापना हुआ था उसके क्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, तो अगर बात करें किसकी बात करेंगे, तो जो पहले नंबर पर अगर बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 3 नंबर से देखेंगे कि ऑप्शन में कहाँ स्टार्ट है, तो 1 में तो है नहीं, 2 में है नहीं, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। तो 3 में 2 ऑप्शन है, सी और डी। तो जब बात आती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि वित्तीय संस्थान, तो इसका स्थापना वर्ष का अगर बात करें तो 1975 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे किसकी,
फिर आया नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और स्थापना वर्ष काफ़ी बार पूछा गया है, खास करके नाबार्ड बैंक का, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आ जाएगा सेबी। तो सेबी की अगर बात करें तो सेबी का स्थापना वर्ष था 1988। क्या था? 1988। और लास्ट हो गया जो क्या रह गया, इडई। तो इसका स्थापना वर्ष था 1999। तो देख लीजिए कौन सा क्रम सेट हो रहा है। तो 3 से तो स्टार्ट हो गया, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उसी तरह जैसे कि कुछ वित्तीय संस्थान हैं जिसका स्थापना वर्ष ही पूछा जाता है, जैसे LIC का स्थापना वर्ष, तो ध्यान रखिएगा 1956। ये सब रिपीटेड प्रश्नों में से है, तो इसलिए ध्यान रख सकते हैं। RBI का स्थापना वर्ष काफ़ी बार पूछा गया है, तो 1935। जो भी एग्ज़ाम देते होंगे उनको पता ही होगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक का भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो 1894। खास करके जो बैंक का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनेगा। आ जाएंगे आज के 5वें नंबर पे। देखिए 5वां नंबर प्रश्न आ गया। और हाँ, आप लोग से एक बात बोलना चाहेंगे कि साइंस का महामैराथन सेशन भी कराया गया है, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे वो उस वीडियो को पूरा जाके देख सकते हैं। 3 घंटे लगातार उसमें पढ़ाया गया है आपको। फुल डिस्कशन के साथ टॉप प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा आपको उसमें, और एग्ज़ाम में प्रश्न दिखेंगे भी, तो प्लीज़ जाके देखिएगा वीडियो। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। 2010 से 11, या फिर 2011 से 12, या फिर 12 से 13, या फिर 15 से 16। तो जो वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वो हो जाएगा 2011 से लेके 12 है। अब बोलिएगा कि वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक क्या है? तो ये ऐसा मूल्य सूचकांक है जो कि क्या करता है, कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य पर, हो सके आपसे ये डिफिनीशन दे दे और पूछे इसका मतलब क्या है। औसत मूल्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है कौन? तो थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर ये ऐड ऑन कर लेंगे कि वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, सूचकांक जो है ये किसके मतलब किस वर्ष के स्थान पे लाया गया है। वर्तमान का आधार वर्ष क्या है, 2011 से 12, तो ये किस वर्ष के आधार पर स्थान पे लाया गया, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये लाया गया है 2004 से 5 के स्थान पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे कि 2004-5 के स्थान पर लाया गया है। बिल्कुल इसी तरह और भी डिटेल में आपको मैराथन क्लासेस में साइंस पढ़ाया गया है, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे उस सेशन से। बाकी आप लोग रेगुलर सेशन भी किया कीजिए। 6ठा नंबर की अगर बात करें, किस देश ने भारत द्वारा अरुण नदी पर विकसित की जाने वाली हाइड्रो पावर को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सारे विषय के प्रश्न आपको मिल रहे होंगे। तो पहला तो ध्यान रखना है किस नदी पर, तो अरुण नदी पर, और ये हाइड्रो पावर को मंजूरी दिया गया है। तो ये कौन सा देश हो गया है, तो नेपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, वही बात करें कि नेपाल ने जो भारत के सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसको देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि नेपाल ने
क्या किया है? भारत के सतलज जल विद्युत, आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है, नोट डाउन जरूर करिएगा, निगम लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना क्या किया जा रहा है? विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। कौन? तो नेपाल। इसमें हाइलाइटेड पॉइंट क्या रहेगा? एक तो आपको पहले ये नदी ध्यान रखना है यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग, दूसरा आपको देश ध्यान रखना है और किसको मंजूरी दिया है ये ध्यान रखना है, और यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि नेपाल ने किस जल विद्युत निगम लिमिटेड को, इसका पूरा नाम याद रखना, और ये जो होगी कैमी होगी तो दूसरी होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। आ गया है बिहार से संबंधित प्रश्न, और बिहार से संबंधित प्रश्न तो बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछेगा। बिहार का वह जिला जिसने 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है, किशनगंज, पटना, मधेपुरा या फिर पूर्णिया। तो इनमें से जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधेपुरा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछ दे अकॉर्डिंग टू 2011 की ही बात हो रही है, 2011 की बात हो रही है कि जनगणना के अनुसार जो अगर आपसे पूछ दे कि मधेपुरा जिला में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? काफ़ी बार प्रतिशत पूछ दिया जाता है। वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा 30.65% है। ये एग्जैक्ट डाटा आपसे पूछ सकता है। वहीं अगर बिहार राज्य की बात कर ले कि बिहार राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखिएगा 25.07%, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही। और अगर भारत का पूछ दे तो भारत का भी ध्यान रख लीजिए कि 17.64%। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उस बिंदु को नोट डाउन करना है आपको। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है? आप लोग एक बार टॉनिक टॉपिक क्लास प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको वहाँ जितने भी विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं पढ़ा दी गई है, और आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया गया है, क्वेश्चन वाइज भी कराया गया, और अभी भी प्रैक्टिस चल रहा है। प्लस आपको मैराथन भी मिल रहा है और सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला है हॉर्मोज के जल डमरू मध्य, बी है बाबा अल मंडेब, सी है बोरपोरस जल डमरू मध्य, और डी है मेरसीना जल डमरू मध्य। तो जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है वो कौन सा हो जाएगा? बाबा अल मंडेब। तो ऑप्शन नंबर बी, और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। वहीं अगर इसमें और क्या पूछ सकता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछ सकता है क्या, कि जो बाबा अल मंडेब जल डमरू मध्य है इसको किस रूप में भी जाना जाता है? तो दुख के द्वार के रूप में। किस रूप में? तो दुख के द्वार के रूप में क्या इसको जाना जाता है। वहीं लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? ये भी काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्नों में से एक है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? तो इसको जोड़ता है सुएज नहर। कौन नहर? तो सुएज नहर।
अब आपको से एक प्रश्न यहाँ पर ये रहेगा जो कि पढ़ाया हुआ ही है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण वर्ष क्या है, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर देंगे। वहीं हार्मुज जल डमरू मध्य की बात करें जल संधि की, तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। फारस की खाड़ी को किससे जोड़ेगा, ओमान की खाड़ी से। तो ये ध्यान आप रख सकते हैं। और एक और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बार बार रिपीटेड होता है उसको तो आपको थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। सुंडा जल संधि, कौन जल संधि, सुंडा जल संधि, ये किसको किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है जावा सागर को हिंद महासागर से। जावा सागर को हिंद महासागर से। ठीक है, आ जाएंगे अब अगले प्रश्न पे, जो कि है हमारा 9वां नंबर प्रश्न। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र है, ये हमसे पूछा गया है। तो सकल सिंचित क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो देख लेते हैं ऑप्शन। दरभंगा है, पटना है, सहरसा है और रोहतास है। तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा कौन सा, रोहतास जिला, जो कि सर्वाधिक साक्षर जिला में भी आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं बात करें कि रोहतास में जो है क्या कहता है, सर्वाधिक, रोहतास जिला जो है सर्वाधिक शिक्षा वाला, साक्षर वाला जिला तो है ही, साथ ही साथ सर्वाधिक चावल की उत्पादकता वाला भी जिला है। उत्पादकता वाला जिला है, कौन है, तो ये रोहतास है। और इसीलिए रोहतास को क्या कहा जाता है, रोहतास को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि ये चावल की उत्पादकता वाला जिला है तो रोहतास को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि किसे बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो रोहतास जिला को। वहीं बात करें कि आपको बिहार एक कृषि प्रधान देश है, ये आप लोग को अच्छी तरह पता है। और मुख्यतः कौन कौन फसल की खेती होती है, तो मुख्यतः चावल, गेहूँ, मक्का और किसकी खेती होती है, तो दलहन की खेती होती है। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था, यानी सीधा सीधी दास प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है। ऑप्शन ए है सर जॉन शोर, बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी है लॉर्ड एलनबरो और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो दास प्रथा को समाप्त करने वाला था वो कौन था, लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जो दास प्रथा को समाप्त किया गया था एक्ट 5 के तहत, एक्ट 5 के तहत। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस एक्ट के तहत इसको मतलब किसके अंतर्गत समाप्त किया गया था। और इसको समाप्त कब किया गया था, तो 1843 में। चूँकि ईस्वी भी पूछा जाता है, पूछ सकता है, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। वहीं अगर दास प्रथा की बात आई है तो यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहेंगे कि अकबर ने क्या किया था, दास प्रथा को 1564 में समाप्त किया था। तो हो सके इसमें कंफ्यूज ना हो, तो दास प्रथा को जब पूछे कि अकबर ने कब समाप्त किया था, तो अकबर ने किया था 1564 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया गया। वहीं अगर बात करें, देखिए कितना पॉइंट बनता है कि चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी था, तो वो चाणक्य ने भी क्या किया था, चाणक्य ने भी 9 प्रकार का, कितने प्रकार का, तो 9 प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख किया है, दास प्रथा का उल्लेख किया।
तो आपको इसका भी अंक ध्यान रखना है कि चाणक्य ने कितने प्रकार के दास प्रथा का उल्लेख किया है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता ही है, स्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। और यकीन मानिए आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे यहाँ के सारे जीके जीएस के सेशन। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, यानी कि इनमें से कहाँ पड़ी थी? बंगाल में या बिहार में या पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो जो कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी वो पंजाब में पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कब पड़ी थी पंजाब में? तो 1872 में। कब? तो 1872 में। कूका किनको कहा जाता था? तो कूका संप्रदाय के लोग कि किसको कहा जाता था? जो कि सिखों के क्या होते थे? नामधारी संप्रदाय। यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग क्या कहलाते थे, तो कूका कहलाते थे। और नामधारी संप्रदाय जो था ये 1840 के आसपास क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। तो हर पॉइंट को आपको नोट डाउन जरूर करना है कि 1840 के आसपास क्या हुआ था? सिखों के नामधारी संप्रदाय का शुरुआत हुआ था। और इस संप्रदाय का, किस संप्रदाय का? नामधारी संप्रदाय का। नामधारी संप्रदाय का जो प्रवर्तक है उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रवर्तक यानी कि कौन थे? सीधा सीधी ये जानिए, तो सियान साहब के नाम से जाना जाता है। सियान साहब, तो नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध और क्या नाम था इनका? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल। और ऑप्शन में हो सके आपको दोनों दिया रहे तो आप तो कोई एक टिक करके निकल जाइएगा, जबकि दोनों नाम इन्हीं का है। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। और बाबा बालक सिंह, बाबा बालक सिंह, बाबा बालक सिंह और बाबा राम सिंह। बाबा बालक सिंह और बाबा कौन? राम सिंह। ये क्या थे भाई? तो ये कूका आंदोलन के नायक थे। कूका आंदोलन के नायक थे। ये पॉइंट ऐड करेंगे। चलिए, आपको हम बहुत बार पढ़ाए हैं आंदोलन विद्रोह, तो आज आपसे यहाँ पर भी एक प्रश्न रहेगा जिसका जवाब आप लोगों को देना है और आशा करते हैं देंगे। तो आपके लिए प्रश्न है कि भील विद्रोह कहाँ हुआ था? भील विद्रोह कहाँ हुआ था? आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, तो जवाब दीजिएगा। आ जाएंगे 12 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? लीजिए, क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? यहाँ तो आपको जवाब ही मिल गया क्वेश्चन के रूप में, तो इसको रहने दीजिए। आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वही प्रश्न ही आपको मिल गया। तो भील विद्रोह नो डाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में हुआ था, ये पता है। और कब हुआ था? तो 1810 में हुआ था। ईस्वी भी ध्यान रखना है, 1810 में। वहीं बात करें कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे? सेवरम। सेवरम, नाम ध्यान रखिएगा, सेवरम। वही बात करें, इसका जो मूल कारण था कि कृषि संबंधित ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसी के लिए ये मूल कारण बन गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। वही रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह की अगर बात कर ले तो रंपा विद्रोह हुआ था कब? 1920 में।
तो ये ध्यान रख सकते हैं। और आपसे देखिए, चलिए आपसे यहाँ प्रश्न ही पूछ लिया जाएगा। पहले जान लेते हैं संताल विद्रोह कब हुआ था। तो 1855 से 56 के बीच में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिंधु एवं कान्हू। और ये प्रश्न काफ़ी एग्जामों में रिपीटेड है, तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले इसको ज़रूर ध्यान देंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कोल विद्रोह कब हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और ये विद्रोह कहाँ घटित हुआ था। मिल गया आपके लिए प्रश्न। और बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार अभियान जो कि बिहार सरकार द्वारा कितने कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभियान का नाम पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार अभियान। और तो ऑप्शन देख लेते हैं। 10वीं तक के बच्चों के लिए, 8वीं तक के बच्चों के लिए, 6वीं तक के बच्चों के लिए या फिर 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो ये था अभियान जो 5वीं तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अभियान का नाम और ये क्लास ध्यान रखना है। ऊपर से आपको ये ध्यान रखना है कि यह अभियान जो शुरुआत हुआ था कब से, तो 13 अक्टूबर 2023 से इसका शुरुआत हुआ है। तो कभी कभी वर्ष ही आपसे पूरा पूछ लिया जाता है। और ये अभियान क्यों है? ताकि जो भी जिला के सरकारी स्कूली बच्चों में समझ हो, समझ के साथ तेज़ी के साथ पाठ पढ़ने और बोलने की क्षमता को विकसित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। आएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि आ गया है 14 नंबर प्रश्न। 5 आइज गठबंधन किससे संबंधित है? हर मॉक टेस्ट में आपको सारे विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं। 5 आइज गठबंधन। ऑप्शन ए है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग, वैश्विक व्यापार समझौता, सी 5 देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना या जलवायु परिवर्तन पहल। तो ये 5 देख रहे हैं, 5 मतलब क्या होता है? 5। तो यहाँ जो है 5 देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना। तो 5 यानी कि 5। तो आंसर आप लोग आसानी से ध्यान रख लीजिए। आइज यानी कहने का मतलब हुआ नज़र रखना, किसी पे आंखें रखना। तो यहाँ खुफिया का सेंस तो दे ही रहा है, मतलब इस तरह आप कॉमन सेंस लगा के भी आंसर इसका कर सकते थे। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि जो ये 5 आइज गठबंधन है, इसमें जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? 5, चूँकि 5 देशों के बीच का है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें है ऑस्ट्रेलिया। और कौन है इसमें? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और कौन है? न्यूजीलैंड है। कनाडा है और ये लीजिए क्या हो रहा, हाँ न्यूजीलैंड है। उसके बाद जो है और किसका बात करेंगे? उसके बाद है इसमें यूनाइटेड किंगडम। और 5वां अब कौन बच गया लास्टली? तो 5वां जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको हिंदी में ही लिख देते संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 आइज गठबंधन में शामिल है। तो ये आपसे पूछ सकता है प्रश्न, करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए कितना लंबा प्रश्न है, और कोई प्रश्न ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन दीजिए, आपको ऐसे दिख जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देके ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। G7 ऑफ यानी कि क्या होता है? इसका मतलब ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या करें? विचार करना है। चलिए हम लोग विचार कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। और पहला नंबर में है G7 का गठन 1975 में किया गया था या नहीं, ये हमें बताना है। यहाँ देख लीजिए पहले कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें गलत उत्तर चुनना है, यानी कि जाहिर सी बात है 3 तो सही होंगे ही, तो गलत हमें खोजना है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है।
तो देखिए G7 का गठन वर्ष 1975 में किया गया था, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। तो जिसमें एक है तो एक वाला कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और रूस है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो पहले अभी और आगे भी बढ़ लेंगे क्योंकि हो सके आगे और भी सेंटेंस गलत हो। तो 2 नंबर देखिए, एक तो ए में है और 2 नंबर डी में है। तो इस तरह से बी और सी तो कैंसिल हो चुका है। अब हमें ए और डी में देखना है। सी की बात करें तो वर्ष 1997 में रूस भी G7 में शामिल हुआ था, जब यह G8 बन गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही दिया हुआ है। वहीं बात करें डी है, वर्ष 1975 के समय इसमें केवल 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA था। ये इसका कहने का सेंस है। तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। तो गलत कौन सा हुआ, सिर्फ 2 नंबर, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, जिसको इसकी बेसिक जानकारी रहेंगी वो तुरंत अच्छे से इसको हैंडल कर लेंगे। जो इसको डिटेल में नहीं पढ़े होंगे उनके दिमाग से निकल जाएगा। तो 2 नंबर गलत क्यों हुआ स्टेटमेंट, चूँकि यहाँ पे वर्तमान में जो शामिल देश दिया था कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और रूस, सिर्फ यहाँ पर क्या दिया हुआ था। कितना छोटा सा मिस्टेक है, लेकिन पता रहेगा तब ना इसको क्लियर कर पाइएगा। तो रूस की जगह अगर यहाँ पर क्या देता, ब्रिटेन तो दिया हुआ था, रूस की जगह अगर यहाँ पर अमेरिका रहता तब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हो जाता। तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम दे के ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि 16 नंबर प्रश्न आ गया है और आ गया है साइंस का प्रश्न। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि साइंस का मैराथन जाके आप लोग ज़रूर देखेंगे। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है, किंतु उनके कार्य जो होते हैं भिन्न होते हैं। समधर्मी की, समजात का, विश्वधर्मी का या समवर्ती का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग का, जिसमें क्या होगा, उत्पत्ति तो समान होगा लेकिन उसका कार्य मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि मनुष्य की भुजा और कुत्ते का पैर, ये इसका एग्जाम्पल में आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वे अलग हैं और अलग अलग उनका उद्देश्य है, लेकिन वे समान हैं और समान लक्षण साझा करते हैं। तो ये आप इसमें बस ध्यान रख सकते हैं। वही अवशेषी अंग कभी कभी पूछ लेता है, जो शरीर का अवशेषी अंग होता है उसमें क्या क्या आ जाता है। तो मतलब ऐसा अंग जो क्या हो, कार्यहीन दिखाई देता है, लेकिन अपने पूर्वज में क्या होता है, कार्यात्मक होता है। जैसे मनुष्य में हो गया पूँछ का हड्डी, पूँछ की हड्डी, अपेंडिक्स हो गया, या फिर अक्ल दांत हो गया। नहीं बोलता है कि अकल का दांत आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाता है, अवशेषी अंग के अंतर्गत आ जाता है। आएंगे अगले प्रश्न पे, कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग पूछा गया है, जीवाणु से संबंधित रोग। ऑप्शन है ए HIV, तो आपको अच्छे से पता है कि विषाणु से संबंधित रोग है, कई बार आपको बताए भी हैं। खसरा की बात करें तो खसरा ये सब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर खसरा भी दिया हुआ है, छोटी चेचक भी दिया हुआ है, सारे विषाणु से संबंधित रोग है। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं जो है जो जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग जैसे कि आपको कई बार ट्रिकली भी याद करवाए हैं कि जीवाणु से संबंधित होने वाले रोग में एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं कि पंडित का टाई न्यू है, बस मजाक के सेंस में, जिससे आपको 1 नंबर मिल जाए। कई बार आपको बताए हैं। जैसे कि पंडित की बात की है तो प से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया,
और बहुत लोगों को तो याद भी होगा। त से क्या हो जाएगा? तपेदिक, जिसको छम्मा टीवी जो भी है वो कहते हैं। और क से क्या हो जाएगा? काली खांसी, जो कि ये सब जीवाणु से होने वाले रोग। टा से बात करेंगे, टाई से टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड। और न्यू से क्या हो जाएगा? न्यू से बात करेंगे तो निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया। ये सब जीवाणु से होने वाले रोग है। और ह से लास्ट बच गया जो हैजा हो जाएगा। हालांकि इस ट्रिक को लिखिएगा तो आपको ध्यान रह जाएगा और कई बार आपको बता चुके। तो आएंगे अगले प्रश्न पे। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या है? निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, या फिर ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं। तो ये जो ध्वनि तरंगे हैं ये ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ठीक है, वहीं बात करें अगर ध्वनि तरंगे का तो ये कैसी प्रकृति की होती हैं? तो अनुदैर्घ्य प्रकृति की। चूँकि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया और साइंस मैराथन बार बार बोल रहे हैं, जाके ज़रूर देखिए। 3 घंटे का मैराथन है, लेकिन आपको प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेंगे। तो आप लोग वहाँ जाके वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, हेल्प मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में। वहीं बात करें कि क्या इसमें ध्यान रख सकते हैं कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। किस में? डेसिबल में मापा जाता है। और अगर बात कर ले तो इसके लिए क्या है? जो ध्वनि का प्रबलता का निर्धारण है, एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं, उसके आयाम से करते हैं। देखिए उस मैराथन में आपको ये फ़ायदा है ना कि आपको बेसिक रूप से एकदम सॉल्यूशन दिया गया है पूरा डिटेल से। ये ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर, आपको उसमें डिटेलिंग के साथ मैराथन दिया गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग जाके देखिए, बहुत सारे 250-300 प्रश्नों का आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी है BR अम्बेडकर, सी है BN राव और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो रखा था, किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। क्या? तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव। वहीं बात करें कि ये प्रस्ताव रखा कब था संविधान सभा ने में? तो 13 दिसंबर 1946 को। डेट भी ध्यान रखिएगा कि कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। और इसको 22 जनवरी 1947 की अगर बात हम करें तो इसमें क्या किया था? संविधान सभा ने प्रस्तावना को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। तो ये डेट भी पूछा जाता है, प्रस्तावना को स्वीकार कब किया था? स्वीकार किया था। नोट डाउन जरूर करिएगा, बार बार बोलते हैं, आपके रिवीजन में ही आपको ही हेल्प करेगी। हम अपने लिए नहीं बोलते, आपके लिए ही बोलते हैं। तो ये आप इसमें क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। अगर वही बात प्रस्तावना की आई है, जिसको क्या क्या नाम दिया गया है, जैसे कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, परिचय पत्र कहा गया है, कुंजी का नाम दिया गया है। ये सब आदि नामों से क्या किया गया है? प्रस्तावना को संबोधित किया गया है। आ जाएंगे आज के अगले प्रश्न पे। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, या फिर नियंत्रण का अभाव, या फिर इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, या स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो यही इसका आंसर होगा, चूँकि आपको पूछ रहा है, स्वयं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर तो जान गए कि डी होगा।
और आपको पता है ये मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न आ गया। मौलिक अधिकार आपको हम चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाएं। तो एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है इसका वर्णन मतलब भाग 3 में आपको मिलेगा, ये तो आपको पता है। ठीक, काफ़ी बार बताए गए हैं। और मूल संविधान में मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिया गया है? तो 7 मौलिक अधिकार। हालांकि वर्तमान में कितना है मौलिक अधिकार? तो वर्तमान में 6 है। तो सिर्फ ये आपको टर्म पकड़ना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा आज का अंतिम प्रश्न। और आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। भारतीय संसद का सचिवालय यानी कि किसके अधीन है, ये हमसे पूछ रहा है। संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है या सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है? तो ये हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र है। किससे? सरकार से स्वतंत्र है। वहीं अगर भारतीय संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद इसका 98 ध्यान रखिएगा। कौन सा ध्यान रखेंगे? 98। वहीं बात करें कि अगर लोकसभा सचिवालय, हाँ इसमें बस ये ध्यान रख सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है कि इसका सचिवालय का अनुच्छेद क्या है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।